आर्मी फैमिली से मैम कोई नहीं बोलता कि जंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि डर क्या होता है। पाकिस्तान दोबारा से ऐसी हरकत करता है तो मेरे 2 देवर भी और हैं। मैं कहती हूँ कि जंग होनी चाहिए, फिर तो तैयार हैं वो भी जाने के लिए। पहले जैसे मेरी बात होती थी उनसे तो यही बोलते थे, देखना मैं रिटायर होने से पहले आतंकवादियों को ज़रूर मारूंगा, 2-4 आतंकवादियों को ज़रूर मारूंगा। 2 बच्चे मेरे पास, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का है वो 3.5 साल का, लड़की है 7.5 साल की है। थर्ड अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो बेटी को ऑफिसर लाइन में भेजना आर्मी में। तो मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा बेटा 3 आर्मी में चले गए तो ये देश सेवा में गए हैं और देश की धरती माता की सेवा में गए हैं। मुझे ये भी है कि ये 3 गए, मैं तो और 2 बेटे ने और भी देना चाहता हूँ, और भी ज़रूरत पड़े तो मैं भी जाना चाहता हूँ। जब अंतिम संस्कार के बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम उनके फूलों को लेके जाते हैं गंगा जी, उस टाइम हम गोल करते हैं फूलों को, तो उस टाइम शरीर से प्राप्त हुआ है जलने के बाद में। मेरे बेटे की तो जान चली गई, पर किसी के बेटे की जान नहीं जानी चाहिए। दुख है कहीं, पर गर्व भी उससे ज़्यादा है मुझे, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही जाती है। सोशल मीडिया पर जो लोग जंग की बात करते हैं, आज की ये रिपोर्ट उनके लिए है। उन्हें ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो सैनिक शहीद होते हैं उनके पीछे रह जाता है उनका परिवार। उनके बारे में सोचा है आपने? ऐसी कुछ कहानी है लांस नायक दिनेश शर्मा जी की, जो कि 7 मई को कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जब पाकिस्तान की तरफ से वहां पर अटैक किया गया। आज हम उनके परिवार से मिलने आए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और तब आपको पता चलेगा कि जंग की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं एक एडवोकेट हूँ, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करूँ। हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। 2017 22 जनवरी को शादी हुई थी। 2 बच्चे मेरे पास, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का है वो 3.5 साल का, लड़की है 7.5 साल की है। थर्ड अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4th मंथ रनिंग है अभी। फैमिली के साथ रही थी, क्योंकि घर को संभालने के लिए इधर कोई नहीं था। बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। उनसे अंदर 4 छोटे भाई भी थे उनके, इसीलिए वो बच्चे छोटे थे जब मेरी शादी होके आई थी, इसलिए पढ़ाई वगैरह का सारी जिम्मेदारी मेरी थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई उनके साथ। परिवार में मेरे सास है, ससुर है, उनके 5 बच्चे थे। ये सबसे बड़े थे, दिनेश शर्मा जो थे फौजी थे, वो सबसे बड़े थे। इनसे 2 छोटे भाई हैं, एक 3rd नंबर के, एक सबसे छोटे थे, वो आर्मी में ही हैं तीनों, वो भी छुट्टी आए हुए हैं। मेरी फैमिली थी, 2 बच्चे थे मेरे, वो तो उधर ही रहते। छुट्टी 6-7 महीने में 1 महीने की छुट्टी आते थे। 7 तारीख को मुझे मॉर्निंग में पता चला था, समथिंग 9 बजे, कि उनको गर्दन में चोट लगी हुई है, उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। अब मैंने उधर फ़ोन किया, मैंने 3 बजे मैंने कहा कि मेरी बात करा दो उनसे, कि वो भी सीरियस है, 2 घंटे में हम आपकी बात करा देंगे। अब मैंने 3 बजे तक कॉल की, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। फिर 3-3:30 समथिंग फ़ोन आ गया कि हम उनको बचा नहीं पाए, वो देश के लिए शहीद हो गए। आपको पता तो था कि वो पुंछ में ही पोस्टेड है? हाँ, 2 साल से वो उधर ही थे, क्रिटिकल एरिया में। ये तो मुझे पता था कि वो क्रिटिकल एरिया है ज़्यादा, इसलिए। और दिन में हमारी कम से कम 50 बार बात हो जाती थी, हर घंटे बात होती थी हमारी उनसे।
अगर वो एक कॉल भी अगर मिस करते थे ना तो उसमें टेंशन हो जाती थी कि पता नहीं कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। ये जिस दिन फायरिंग के लिए जा रहे थे उस दिन रात को 9 बजे मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, 15 मिनट हुई थी तब, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं कि हम वहाँ फायरिंग पे जा रहे हैं। उन्होंने इसलिए नहीं बताया होगा कि घबरा जाएंगे सब, घर में किसी को नहीं बताया। उनका एक छोटा भाई है, उनसे 2 घंटे बात की थी उन्होंने सारी बात। हमको नहीं पता था कि फायरिंग पे जा रहे हैं। घबराहट थी क्योंकि वो बिल्कुल LOC पे थे, बिल्कुल उधर ही बॉर्डर पे थे वो। घबराहट तो थी। मैं उनसे पूछते थे क्या चल रहा है, वो हमेशा ये बोलते थे कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब और जो बच्चे थे ना, उनसे छोटे जो बच्चे थे उनको बहुत मोटिवेट करते थे वो फ़ौज में जाने के लिए। उनका खुद का ये था कि पहले जैसे मेरी बात होती थी उनसे तो यही बोलते थे, देखना मैं रिटायर होने से पहले आतंकवादियों को ज़रूर मारूंगा, 2-4 आतंकवादियों को ज़रूर मारूंगा। पुंछ में थे, करीब 1.5 साल बच्ची है मेरे यहाँ पे पोस्टिंग, अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं RR में जाऊँगा, पोस्टिंग अपनी RR में ही कराऊंगा। RR का मतलब ये होता है कि वो जंगलों में ही होते रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर मिनिमल टेररिस्ट आते जाते रहते हैं, उधर ये बोलते थे वो। अब भी ये जो हुए थे, अब इनकी ड्यूटी नहीं थी, 12 से 3 बजे तक इनकी ड्यूटी थी। अब जो इनके साथ के जा रहे थे ना, तो कह रहे मैं भी चल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा अकेले जाके। वो कह नहीं भाई तू रेस्ट कर ले, तेरी ड्यूटी ख़त्म। जब कि नहीं मैं भी साथ चलूँगा, वो उन्हीं के साथ फिर चले गए थे। ऐसे सुनने में आ रहा, बता रहे थे, बता नहीं सकते, बट नहीं है हर टाइम, मतलब एक डर सा रहता है अंदर वैसा कि अब तो फ़िलहाल उनके 2 साल से पोस्टिंग ऐसी जगह थी, हमेशा डर डर के जीना, हमेशा मतलब 1 घंटे में कॉल करके हाल चाल पूछना, ये था उनका। आर्मी फैमिली से मैम कोई नहीं बोलता कि जंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि डर क्या होता है। चलो ये प्राउड की बात है कि जो उन्होंने, पाकिस्तान ने जो अपनी कायरात हरकत की है उसका तो जवाब उसे मिलना ही चाहिए था, पर ये कहीं ना कहीं फिर हम फौजी फैमिली से एक लॉस भी बहुत बड़ा होता है जिसकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। बेटी है मेरी 7.5 साल की, उसको थोड़ा पता है। बेटा है वो, क्योंकि उससे रोज़ बात करते थे 5-6 बार। मैं कोर्ट जाती थी तो उससे पहले मैं उसकी बात करा के जाती थी वीडियो कॉल पे, फिर आके बात कराती थी, फिर रात को बात करते थे। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे कॉल आ जाती थी बेटे से बात करने के लिए, तब बात होती थी। अब वो किसी का भी फ़ोन ले लेता है, अब किसी पे भी कॉल करके पापा पापा करता है, पापा पापा। अब उसको भी शायद रियलाइज़ हो रहा होगा कि पापा कई दिन से मेरी बात नहीं हुई। बेटी तो थोड़ी है समझदार, वो 7.5 साल की है। वो तो मेरे से कह रही थी कि मम्मा पापा कब आएंगे, अब पापा नहीं आएंगे, वो भगवान जिनके पास हैं, ऐसे किसी ने बताया होगा बाहर, उसको समझाया होगा, इसलिए बहुत। चलो वो तो सिंदूर ऑपरेशन की बात है, वो तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने हरकत ही ऐसी की थी। हमें प्राउड भी इस चीज़ पे कि हमारे फौजी भाई हैं जितने भी, उन्होंने देश का, मतलब पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया है, और वो इस हद तक भी पहुँचे हैं कि उन्होंने उस चीज़ का बदला भी लिया है, पुलवामा हमले का। पहलगाम का, पहलगाम का। इसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमारा भी तो खुद मतलब फ़र्ज बनता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं पे भी, तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए ना जहाँ हमारी सिक्योरिटी हो। हम उनकी भी ज़िंदगी को क्यों दांव पे लगाएं? वो भी तो किसी के बेटा, किसी के भाई, किसी के मांग का सिंदूर है वो भी। और जैसे जो हालात भारत और पाकिस्तान में बन रहे हैं अभी, अगर इसमें जंग होती है तो ऐसे और हमारे सैनिक भी शहीद होंगे, जो कि शहरों में बैठे लोगों को इल्म नहीं है इस बात का। होता है, दुख होता है मैम, सबको दुख होता है, पर क्या करें, सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो देश के लिए खड़ा होना पड़ता है सबको। आपको लगता है जंग होनी चाहिए? अगर पाकिस्तान दोबारा से ऐसी हरकत करता है तो मेरे 2 देवर भी और हैं, मैं कहती हूँ कि जंग होनी चाहिए, फिर तो तैयार हैं वो भी जाने के लिए। एक तो बिल्कुल उधर ही है 5-6 किलोमीटर पीछे, उसको भी इस चीज़ का जवाब मिले कि हम भारत वाले भी किसी से कम नहीं है। मैं अपनी बेटी को तो ज़रूर भेजूँगी उधर,
उसके पापा का सपना था कि मैं अपनी बेटी को ऑफिसर लाइन में या डॉक्टरी लाइन में मैं इसको भेजूँगा। हाँ, वो और बच्चों को प्रमोट करते थे आर्मी में जाने के लिए। उन्होंने और बच्चे भी भेजे आर्मी में, मतलब छुट्टी आते थे वो 1.5 महीने की, तो उन 1.5 महीने की छुट्टी में वो जो पड़ोस के जो बच्चे थे या जो उनसे टच में थे, छोटे जो भी प्रैक्टिस में थे, उनकी रेस वगैरह कराते थे मॉर्निंग में 4 बजे उठ के, पीट के धमका के प्यार से रेस कराते थे सबकी। वो सुबह 4 बजे उठ के, इतना जुनून था उनके अंदर देश के लिए। मैं कहती थी उनसे मैं कि अब थोड़ा 1 महीने की छुट्टियाँ हैं, आराम से रह लो, जबकि आराम से ही रहना, करना क्या है, ये था। और बच्चे लगे भी हैं उनसे, वो होके गाइड होके बहुत गाइड करते थे वो बच्चों को। उनका पता नहीं क्या एक जुनून सा था आर्मी के लिए, हर किसी को आर्मी के लिए। अपने 2 भैया अभी, एक तो भी ट्रेनिंग पर ही है, 2 भैया भी और आर्मी में उनके। उन्होंने जो ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया है बहुत अच्छा चलाया है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वो कायरत हरकत करता है पहले पाकिस्तान, उसको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भारत है इसमें और भी दिनेश शर्मा जैसे और भी पुत्र हैं, वो पीछे नहीं हटेगा इस चीज़ से। मुझे तो बेटी को ऑफिसर लाइन में भेजना आर्मी में, मैंने तो ये तो मेरा पहले से ही सोच रखा था स्पोर्ट्स लाइन में। वो तो यही कहते थे कि मेरी बेटी पढ़े ना पढ़े पर मैं इसको आर्मी अफसर बना के ज़रूर, या तो मेडिकल लाइन में या फिर अफसर लाइन में ज़रूर। दिनेश जी का भी यही सपना था कि बेटी आर्मी में जाए? बिल्कुल यही सपना था उनका भी, बेटी का। बेटे का उन्होंने इतना कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि उसको फिजिकली थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उसके बारे में अभी इतना कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने कभी बताया नहीं, बात नहीं की उस बारे में उन्होंने कभी। पाकिस्तान के लिए कोई आप मैसेज देंगी, आप एक शहीद की बीवी? पाकिस्तान को मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वो दोबारा से कोई ऐसी हरकत करता है तो इसमें भारत में और भी दिनेश शर्मा जैसे लाखों सैकड़ों और भी जवान है इसमें, जो ये पीछे नहीं हटने वाले। कहानी क्या मैम, उन्होंने बहुत मेहनत की थी आर्मी में जाने के लिए। कई बार ऐसा होता था मेडिकल हो जाता था तो फिज़िकल नहीं होता, फिज़िकल हो जाता था तो मेडिकल नहीं होता। उन्होंने 7 फिज़िकल मारे और 7 फिज़िकल भी फर्स्ट रैंक पे मारे थे उन्होंने। रेस उनकी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी, मतलब उनको एक इतना जज्बा था आर्मी में जाने का कि जाना उसी में। उनका नंबर यहाँ पर आ गया था दिल्ली पुलिस में, जब भी नहीं कि आर्मी में ही जाना। उनको बहुत मेहनत की उसके लिए। यहाँ पे ये फार्मर थे, किसान लोग थे इधर, बताते हैं वो मुझे कि मैंने बहुत मुश्किल से ये किया है। हाँ, क्योंकि इस गांव से निकल के कश्मीर के पूंछ तक जाना। और जब मेरी शादी हुई थी उनकी पोस्टिंग लेह लद्दाख थी, तो वहाँ से आते थे। मैं कह रही थी आप तो कि बहुत कमज़ोर है, जबकि वहाँ पे ऐसे ही होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी अगर गर्म करके अगर पानी बाहर को लेके जाते हैं ना तो तुरंत ही जम जाता है पानी उधर। बहुत तब भी बहुत बताते थे कि ऐसा है। अब हमको तो डर लगती ही है, क्योंकि हमारे फैमिली से भी कोई है उधर, फैमिली से क्या हमारा जीवन साथी है। शहीद की मां औरतों की भीड़ में बैठी थी, लेकिन उनकी आंखें वहां नहीं थी। वो उस बेटे को देख रही थी जो अब सिर्फ यादों में रह गया है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मां हैं जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे शहीद दिनेश शर्मा को खोया है। और यहाँ पर एक बात गौर फरमाने की ये है कि इनके जो बाकी बेटे हैं वो भी सेना में ही सर्विसेज दे रहे हैं, सेना में ही हैं। तो सबसे पहले तो आपको कब पता चला, कैसे पता चला? मैं अपने पीहर चली गई बेटा, जाने की तैयारी में मैं जा रही, 2 साल में गई। कोई दिक्कत थी, वहाँ उसका फ़ोन आया को दिन, इसको मम्मी फ़ोन आया, मैंने उठाया, बोल रही मैं, और मैं आके देख ना रही हूँ चेहरा, तो यानी वैसे ही आ रही है कॉल, कान से लगा ले होऊंगा, मम्मी देख रहा ना, मैंने बेटा देख रहा हो कि वैसे उठा ले उनने। मैंने चल, फिर देख के खूब हंसे हो, वो काहे रहो मम्मी, ठीक हूँ बेटा। और गांव में कहा माहौल है, बढ़िया है, परिवार अच्छा हो, गाँव बढ़िया है, कोई दिक्कत ना। सीमा कहाँ है? कि सीमा तो नहा रही है। मैंने भैया बात करे तो बता, क्या नाम है, बाद में बात करूँगा, मैं खाना खा लियो जब कर। हाँ मम्मी, हमारा खाना पीना सब कुछ। ये बात आपकी कब हुई थी? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले। आपके बाकी जो बेटे हैं वो भी सेना में ही हैं जी। तो आप चाहेंगे कि आगे सेना में ही रहें वो?
मैं तो मना कर रही हूँ, पर बेटा तो जब हम चढ़ गए तो हमें लड़ना है मम्मी, लगना है, हमें बढ़ना है आगे, और हमारे ये इतनी बड़ी गमी है तो हम अपने भाई की तरह लगेंगे। आप धीर बांधो, हिम्मत करो, हमारे जो होगा तो यहाँ भी नहीं रोकेगा ना माँ रोकेगा। जंग होने पे भी तो अपना ही नुकसान है, उनके 20 मरेंगे तो 5 जवान तो हमारे भी जाएंगे बेटा, तो इसलिए जंग खत्म होनी चाहिए। शहीद दिनेश शर्मा के पिता ने सोचा था कि अब बुढ़ापे का सहारा उनका बड़ा बेटा बनेगा। कहाँ जानते थे कि वही बेटा देश के लिए बलिदान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शहीद दिनेश शर्मा जी के पिताजी के साथ, जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे को समर्पित कर दिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको कब पता चला, कैसे पता चला? मुझे पता चला जी जब तारीख 8 को 7 को पता चला 11 बजे। तो उस समय आपको क्या बताया गया? उसमें ये बताया गया कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं था, जब मैं अपनी ससुराल से आया था तो उसमें पता लगा कि आपका बेटा लड़ाई में और चोट ज़्यादा है, उसका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन चला थिएटर में, ये चला। अच्छा ये बताइए, आपके कितने बेटे हैं अभी? मेरे 5 बेटे हैं जी, ये सबसे बड़ा बेटा था जी, और 2 बेटे आर्मी में हैं, ये मतलब 3 थे। अच्छा 3 बेटे आपके आर्मी में ही हैं? हाँ जी। तो आपने क्या सोचा था, कि आपकी भावना रही थी कि आपने अपने तीनों बेटों को आर्मी में ही भेजा? देखो जी, मेरे बड़े बेटे के भाव में ये थी कि 10वीं करने के बाद मैंने कही बेटा नौकरी और भी कर लो, कोई वो नहीं है। जबकि पापा बेल्ट की नौकरी करनी है तो मुझे आर्मी की करनी है, मुझे फौज बगैर आर्मी की नौकरी बेल्ट की लेनी है, और पुलिस की नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो उन्हें आर्मी में ही जाना था? उसने आर्मी में 10वीं से ही बोल दिया था, 12वीं करने के बाद आर्मी में नंबर पड़ेगा, वो सीधा चलेगा। अब जैसे क्योंकि अभी दिनेश जी शहीद हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता, आपके 2 बेटे और देश की सेवा में ही हैं आर्मी में? ऐसा है कि मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा बेटा 3 आर्मी में चले गए तो ये देश सेवा में गए हैं और देश की धरती माता की सेवा में गए हैं। मुझे ये भी है कि ये 3 गए, मैं तो और 2 बेटे ने और भी देना चाहता हूँ, और भी ज़रूरत पड़े तो मैं भी जाना चाहता हूँ बुढ़ापे। क्या दिखा रहे हैं ये कोई धातु है जो हमारे अमर शहीद दिनेश कुमार शर्मा जी के हमें उसके शरीर फूल चुनने के बाद जब प्राप्त हुए, जैसे ही उनका अंतिम संस्कार किया तो उसके बाद हम फूल लेके जाते हैं गंगा जी को, तब जब शरीर से हमें ये धातु प्राप्त हुई, जो भी है जो इनको चोट लगी थी उस टाइम, दाह संस्कार के बाद जब हम फूल लेके जाते हैं गंगा जी को, जब चुनते हैं फूलों को, तो उस टाइम शरीर से, क्योंकि शरीर में वो कुछ रहता तो है नहीं, तो ये लोहा है जो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है वहाँ से, ये उनके शरीर से निकला है। अच्छा, तो ये अभी कुछ पता नहीं चला कि ये कौन सा धातु है, लेकिन ये बॉडी में ये बताते हैं वहाँ कोई जिस भी गोला जो फेंका है उन्होंने, उसी का ये मेटल है। शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा की शहादत सिर्फ एक सैनिक का बलिदान नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार का हौसला भी दिखाता है। यहाँ हम उनकी माँ से मिले जिनकी आंखें नम है, और उनकी पत्नी से भी मिले जिनके चेहरे पर गर्व है और समर्पण भी है। ये रिपोर्ट कवर करने के दौरान हमें एक बात याद आती है कि हमारे जो सैनिक हैं, जो सीमा पर हैं, हमारे लिए दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका एक परिवार भी होता है, और इस परिवार ने अपने दिल के टुकड़े को देश के लिए समर्पित किया है। और ऐसे ही कई और भी परिवार हैं जिनके दिल के टुकड़े सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं।